जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग जो बिहार का बीपीएससी का पेपर हुआ है टीचिंग का, क्लास 6 to 8 की साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ डिटेल में, ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देना है कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको आपको ये चीज़ें जान लेना है कि आप लोगों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड केवीएस, और साथ ही साथ आपका यूपी का जो सुपर टेट है, उनके लिए हैंड रिटन नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जो कि हमारे नए ये जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके नए जो जुड़ रहे हैं सबके लिए जो पहली बार हम लोग देंगे नोट्स को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री में आप लोगों को पूरी नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आया था, ठीक है ना। वैसे इसका डिस्कशन मैं कल ही करने वाला था, बट मुझे पता है कि आप लोग पेपर दे करके निकल रहे थे अपने अपने घर या ट्रैवलिंग में थे, इसलिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं फोकस किया। मैंने कहा रिलैक्स कर लो, तो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जो 111 नंबर क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन अगर साइंस की बात करें इसमें आपसे पूछ रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे न्यूरॉन्स कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है, ये संरचना होती है तंत्रिका तंत्र में, ठीक है ना, इस तरह से रहता है। तो बीच में आप देखेंगे ना, ये थोड़ा इस तरह से बना रहता है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ बीच में तो न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे जो होता है ये न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को क्या बोलते हैं, इसका नाम सिनेप्स होता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इसी की हिंदी होती अंतग्रथन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन, Fe मतलब आयरन से लेपित होते हैं, ठीक है, टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं होते हैं, क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो इसलिए नहीं होता है। पहले रीजन तो ये भी सही है कि क्या है, जिंक जो होता है, आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, पोटेशियम के सबसे ऊपर आता है इस तरह से, जिंक आता है, और फिर उसके बाद जिंक आता है, और उसके बाद Fe आता है इस तरह से, मतलब पूरा डिटेल में सारे ऊपर से नीचे अरेंज रहते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाले होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं थोड़ा सा लो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो पहला रीजन यही हो जाएगा कि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता है, ये रीजन नहीं होता। गलनांक की वजह से पेंटिंग या पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को लेपित करने कोई सटीक आंसर नहीं है। अगला कह रहा है जिंक टिन से महंगा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, लेकिन हो सकता है आपका जो आयोग मानेगा वो दोनों को ही सही मानेगा। जिंक टिन से महंगा है, ये भी आंसर आपका लिया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। वैसे सबसे सटीक आंसर पहला वाला होना चाहिए। तो इसमें से जो आंसर आप लोग मार्क करोगे, उपयुक्त डी वाला, ये उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर मार्क करके आओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है। देखिए क्या कह रहा है, 113 में क्या कह रहा है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम आपको पता होगा, F=ma होता है, ठीक है, के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण, ये जो है उसमें त्वरण या एक्सेलरेशन को बताता है, सीधे अनुपातिक होता है। किसके सीधे अनुपातिक होगा? अच्छा आप बताइए, यहाँ से अगर मैं a निकालना चाहूँ तो a हो जाएगा F/m, ठीक है ना। तो ये जो अगर ये इक्वल टू का साइन हटा दे तो एक्सीलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बल के, फोर्स के, और एक्सीलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मास के। तो ये दो रिलेशन हो जाएंगे। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्या कौन सा सही है। कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रम के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल हो रहा है व्युत्क्रम के द्रव्यमान के, ठीक है। तो पहला आंसर सही है। वस्तु पर लगने वाले बल का अनुपातिक होता है, बिल्कुल ये भी अनुपातिक है, ठीक है ना, सीधे अनुपातिक। अच्छा इसमें क्या, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती, ये नहीं आप आंसर लगाओगे, वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। वस्तु के पर लगने वाले बल के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान के नहीं होगा, इसका केवल ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान के लगने वाले बल के, देखिए यहाँ पे आप प्रूफ ही कर सकते हैं, बल के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे की बात किया है। क्वेश्चन केवल इंग्लिश में है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे,
ठीक है, लेकिन ये श्योर है कि आंसर इसका जो बी आएगा, वस्तु के पर लगने वाले बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहे तो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन 13 हो गया, 14 से यहाँ पे है, इस साइड लगा हुआ है क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछ रहा बायो का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है। तो देखिए पानी और ऊर्जा देने के लिए ATP के फॉर्म में ऊर्जा रिलीज करता है, ATP के, ठीक है ना, और ये होता है आपका जो रिएक्शन होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अभी इस चैनल पे जो गणित का महापैक स्टार्ट किया हूं उसमें बिल्कुल जादुई सॉल्यूशन के नाम से टॉपिक चलता है। आप लोग देखिएगा सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, बहुत ही सरल वे में, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है ना, और उसी तरीके से एक बैच आप लोगों का आने वाला जो सारे टीचिंग एग्जाम के लिए होगा, उसे इसका साइंस का महापैक आएगा। ठीक है, उसमें हम लोग पूरी NCERT सारे टीचिंग एग्जाम्स के PYQ सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे आप कपूर देखते होंगे, कपूर को जब जलाया जाता है तो ये ठोस अवस्था में होता है, ये सीधा सीधा आपका गैस में चला जाता है बिना लिक्विड बने। ठीक है, तो लिक्विड वाली तरल अवस्था को एस्केप करके सीधा गैस अवस्था में जाने की जो क्रिया होती है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी इसकी होती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छा देखिए ये चीजें क्या है, नेक्स्ट दे रखा है, कह रहा है एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। पहले बात तो ये याद रखना कि ये टेम्परेरी मतलब कि अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर। अगर कह रहे हैं कि एक सीधे विद्युत धारावाहिक चालक, मान लो अगर ये एक सीधा तार है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, तो इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, वो सर्कुलर होगा, एक कोसेंट्रिक, एक सर्कल के सर्कुलर बनता है ये। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संकेंद्री वृत्ताकार बनेगा, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बात आप लोग याद रखेंगे कि ये अस्थायी चुंबक होता है, जैसे इसमें से करंट खत्म होता है ये चुंबक क्षेत्र खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए 116 तक डिस्कस कर लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 117 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको 117 पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही कर रहा है। तो आप लोगों को पता होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ जो सेल बनता है KLMN इस तरह से सेल बनता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का भरण होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये इस तरह से जाते हैं 2, फिर अगला 8 के सैचुरेटेड में जाते हैं, लेकिन टोटल 7 ही है, तो 2 तो आ गया तो बचा 5, तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे अगला 18 पे क्या कह रहा है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण बल का डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए अगर दो वस्तुएं हैं तो आपस में उनके बीच में ट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो फोर्स कितना होता है वो डिसाइड होता है, F = G कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻11 इसकी वैल्यू होती है, कई बार ये भी पूछे जाते हैं। तो F = G m1m2/r² होता है, ये फार्मूला लगेगा। कह रहे हैं अगर इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दी जाए, अगर r की वैल्यू आप 2r कर देते हो, यहाँ पे 2r तो ये स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होकर के ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले के कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/4, तो 1/4 हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे। ठीक है ना, आपसे कई बार जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू पूछ लेता है या इसकी यूनिट पूछ लेता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अदर एग्जामों में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज आपने इसको दिया है 6 to 11, कल को आप बड़े एग्जाम देंगे जॉब लेने के बाद भी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए 18 तक कर लिया हम लोगों ने, अब हम आ जाते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 119 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए लोहे के फ्राइंग पैन को, जो लोहे का फ्राइंग पैन होता है, से जंग लगने के बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त की जाती है।
तो आप लोग देखते होंगे लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग उस पर पेंट कर देते हैं या ग्रीस या मोबिलाइल पोत देते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। जिंक गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग कर देना, जिंक के लेप लगा देना, ठीक है ना, चांदी की तरह चमकता है, ठीक है, तो उस पर भी जंग नहीं लगता है। तो इसमें देखिए जिंक लगाना ये भी आंसर हो जाएगा, पेंट लगाना ये भी आ जाएगा, कुछ लोग ग्रीस और ऑयल्स भी लगा देते हैं, ये भी हो जाएगा। तो इस पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है आपके। ठीक है, 19 तक हो गया। आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आप लोगों को आई थिंक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कह रहा है मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति, हेरिडिटी की बात कर रहा है, कि अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए वंशागत की जीवाश्म विज्ञान तो कहा नहीं जाएगा, सरीसृप विज्ञान भी नहीं कहा जाएगा। अगर आप लोग को वंशावली वंशागति के बारे में जानना है, हेरिडिटी के बारे में जानता है, तो वो वंशागतिकी का विज्ञान या वंशागतिकी कहा जाएगा उसका। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, जो बच्चे तैयारी अच्छे से किए होंगे वही इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। जो अदर क्लासेस अदर एग्जाम्स के लिए बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन को भी ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है यदि कार का द्रव्यमान दे रखा है आपको 1500 किलोग्राम, ठीक है, तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा, कार्य के लिए आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी संरक्षण का नियम लग जाएगा आपका, ठीक है ना। एक सेकंड, जो ऊर्जा का एनर्जी कंजर्वेशन होता है वो लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, वर्क डन जो होता है इक्वल टू होता है डेल्टा के होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी मतलब काइनेटिक मतलब गतिक ऊर्जा, ठीक है ना। तो किसी कार्य के गतिक ऊर्जा के बराबर हो जाता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज को बताता है। अच्छा, गतिक ऊर्जा क्या होता है कि लास्ट वेलोसिटी माइनस पहली वेलोसिटी करते हैं ना, चेंज की अगर बात करते हैं तो गति हाफ mv² इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, हाफ mv²। अगर चेंजेस की बात करें तो v2² माइनस v1², ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है इसलिए मैं थोड़ा आराम से बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे आपसे यही ना पूछा है कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन कितना पड़ेगा। और ये देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो हाफ m की जगह कितना हो जाएगा आपका 1500, और ये m की जगह आ जाएगा 1500, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो v2² माइनस v1²। तो लास्ट वेलोसिटी कितनी पकड़ ली है उसने, 60। तो ये देखिए 60। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर ये करना होगा, लेकिन ये सारी किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अगर आप इस पर सॉल्व करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होगा कि 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा काटिए, ये कितने से कट जाएगा, 6 दहा में 60 और 6 तियाँ 18, इतना आ जाएगा, 5 दहा में 50, तो 50/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं 30 वाले को चेंज करते हैं, 30 गुणा 5/18, ये आपका कितना 6 पंचे 30, 6 तियाँ 18, ठीक है ना। तो 25/3 यहाँ से आ जाएगा आपका। तो अब आप इसमें ये वाला फार्मूला रखोगे तो ये आपका जो करेक्ट आएगा, मैं फ़ोटो को थोड़ा इधर कर लेता हूँ क्योंकि जगह लेगा। यहाँ पे जब करोगे आप तो 1/2 गुणा 1500 और इनटू ये आपका आ जाएगा कितना, 50 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप देखिए इसको दो आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, ये इतना मत रखो, ब्रैकेट लगा करके रख दो, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ये इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 1500, ठीक है, गुणा। अब देखिए इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। जब स्क्वायर होता है तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा लो, या इसको पूरा स्क्वायर करके सॉल्व करो। तो मैं तो आइडेंटिटी लगा देता हूँ, एक बार इनको जोड़ देता हूँ, एक बार घटा देता हूँ। तो 50/3 प्लस 25/3 एक ब्रैकेट में आ जाता है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है 50/3 माइनस 25/3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल करके आता है 1/2 गुणे 1500, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, इनटू। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 3 तो एलसीएम नीचे आएगा ही आएगा, और 50 और 25 मिल करके 75 हो जाता है, ठीक है।
75 ये हो जाएगा, गुणा आप इसको करोगे फर्दर तो 50 में से 25 गया तो 25/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से इसको काटा, 3 पचे 15, ये 500 आ जाएगा, और इस वाले 3 से इसको काटा तो ये 75 जो है 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको आगे जो सॉल्व करोगे 1/2 गुणे 500 गुणा 25 गुणा 25 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करोगे आप, इसको 2 से काटिए तो ये 250 आ जाता है, 250। अब इसको गुणा मत कीजिए, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। अगर गुणा करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम जा सकता है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था। इनका आप डिजिटल सम कर दीजिए। डिजिटल सम क्या होता है कि इनके सारे अंकों का योग करिए कितना आ रहा है। ठीक है ना, देखिए 5 2 7 और 5 2 7, 7 7 49, यहाँ से अंकों का योग कितना आएगा 7, यहाँ से भी 7, और 5 2 7, यहाँ से भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 7 7 49 का 49, 9 तो हट ही जाता है, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर 7 चौक 28, 28 तो 8 और 2 10, इनके अंकों का योग 10 हो गया, और 10 के अंकों का योग करोगे तो 1 और 0 मिलके 1 आ जाएगा। या आप गुणा भी कर सकते हो, आपको जो आसान लगे, मैं थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ। 1 आ जाएगा। सारे ऑप्शन चेक करिए किसका अंकों का योग 1 है, ये तो हो नहीं सकता आंसर। इसको करते हैं, देखिए 6 5 5 5 10 और 1 11, इनके अंकों का योग करिए। 6 5 1 6 और 6 12, 12 6 18, 18 5 18 और 2 20 और 3 23, ये आ जाएगा 23, 3 2 5। इसके अंकों का योग 5 आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, अंकों का योग 1 आना चाहिए। यहाँ पे कीजिए जैसे देखिए 6 2 8 और 1 9, 9 आता है तो ये 0 के बराबर होता है, 5 5 10, तो 10 का अंकों का योग करोगे तो 1 बन रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी करोगे, 25 गुणा 25 गुणा 25 और 1 0 लगाओगे तो भी ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने डिजिटल सम का मेथड लगा दिया। ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को सीखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं गणित का और साइंस का महापैक स्टार्ट किया हूँ जो सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए काम आएंगे। वहाँ पे सारे टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में सिखाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक कर लिया, अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे, ये देख लेते हैं जरा। सॉरी कह रहा है किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए अगर किसी वस्तु को आपको स्थिर वेग पे बनाए रखना है तो आपको उसका जो है v इक्वल टू 0, जब वो a कांस्टेंट होता है, a इक्वल टू अगर 0 हो जाए, एक्सीलरेशन 0 होता है। देखिए आप लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा होगा, अगर आप चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाना तो आप लोगों को एक्सीलरेशन को 0 रखना पड़ता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाते जाना, लेकिन यहाँ कह रहा है स्थिर करना है स्पीड को। जब आप स्पीड को स्थिर करोगे तो एक्सीलरेशन ऑटोमेटिकली कितने के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। पर सारे ऑप्शन आपको बल के फॉर्म में दिया है, तो F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। जब a ही 0 हो गया तो बल कितना लगेगा, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना अपनी बाइक कार को, तो आपको जो बल लगेगा उस पर वो 0 आएगा, 0 के बराबर होगा। तो शुद्ध बल ये कोई आंसर ही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक और कमेंट करके भी बताइएगा, अगर कोई कमी है तो भी बता दीजिएगा। हो सकता है कुछ आंसर अगर वैसे हों, लेकिन वैसे बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं लेके आया हूँ, कोई भी आंसर में फॉल्ट नहीं दिखेगा आपको। अच्छा देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत आसान कह सकते हैं, बार बार रिपीट हर एग्जाम में आते हैं टीचिंग के। कह रहे हैं वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये देखिए कक्षा 6 के एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ये प्रकाश के स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक है, इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये ध्यान रखना है, पूछा है या नहीं ये देखना है। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें वस्तु के केवल अवस्था परिवर्तित होती है, बाद में उसे वापस भी लाया जा सकता है, लेकिन सबको नहीं। ये भी क्वेश्चन बनता है, कई बार सीटेट में पूछा गया है, क्या सारे भौतिक परिवर्तन जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं? नहीं, कई बार जैसे कागज़ का फाड़ना ये वापस अपने आप नहीं जुड़ता है, तो ये भी जो है नॉन रिवर्सिबल भी होता है। हाँ, लेकिन कुछ नया नहीं बनता इसमें। जैसे देखिए पानी में नमक घोलना, ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसने नहीं पूछा है। कोयला का जलना, ये कंबंशन है, कोयला जलने के बाद दूसरी अवस्था ही चेंज करके दूसरा पदार्थ बना देता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है।
बर्फ का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो केवल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 125 की तरफ। बहुत कह सकते बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कटाव भी ठीक ठाक जा सकती है। चलिए आई होप आप लोग सारे लोग यही करके आए होंगे। लाइव होते तो आप लोगों को कमेंट भी पढ़ते। देखिए मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए पीछे पड़ा रहता हूँ। आप लोग थोड़ी संख्या में हो जाओ, फिर आप लोग मेरा परफॉर्मेंस देखिएगा कैसे मैं चीज़ों को कितना समराइज, कितना आसान तरीके से चीज़ें सिखाता हूँ आप लोगों को, मैथ और साइंस। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब लाइव आ जाते हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। आप कोई डाउट है तो पूछते हैं, तो और भी एलिब्रेट करके चीज़ों को बताने में मज़ा आता है। देखिए 125 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अस्थायी ऊतकों के साथ अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। कह रहा है वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम होते हैं, ये क्वेश्चन तो सही है। ठीक है ना, एक सेकंड। ठीक है, देखिए कह रहा है अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऊतक आप लोग जानते होंगे, टिश्यू जिसको बोलते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स के कॉम्बिनेशन को टिश्यू बोला जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम होते हैं, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टिश्यूज तो सारे में पाए जाते हैं। वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। ठीक है, ये एक भी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका जो इसमें कह रहा है वे तेजी से कोशिका विभाजन करने, देखो कोशिका विभाजन में टिश्यूज का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो ये भी आंसर कट जाता है, ये कट ही गया। हाँ ये सही है, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि वे तेजी से कोशिका विभाजन करते हैं, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये नहीं होगा, तो ये कट गया, ये होता ही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका जस्ट अपोजिट दे रखा है। ठीक है ना। चलो 125 तक कर लिया, अब आ जाते हैं 126 पे इधर से। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसके बारे में पूछ लिया कि क्या होता है, क्या सामान्य नाम क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम होता है, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है ना, नींबू का पानी तो ये बिल्कुल नहीं, बेकिंग सोडा नहीं होता, बुझा हुआ चूना कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है पौधों के विभाज्य ऊतक का क्या काम है। देखिए विभाज्य ऊतक का जो काम होता है, डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। देखिए जितना ज़्यादा ऊतक जो टिश्यूज होते हैं विभाजित होते रहते हैं, उतना ही उस पौधे या पेड़ का क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, तो इसका विकास जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखा है यूनिट से। कह रहा है कार्य की SI यूनिट वाट नहीं होती है, न्यूटन बल का होता है, और जूल होना चाहिए, यहाँ पे जूल होता है, यही इसका आंसर होगा। कार्य का जो SI यूनिट होगा वो जूल होती है। ठीक है ना। चलिए आई थिंक ये सब बहुत आसान है, ये सब आप करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन देखे जाते हैं। ठीक है ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने कितने बॉन्ड है उस पर डिपेंड करता है कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। जैसे मेथेन CH4 हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड देखने को आपको मिलता है हर एक कार्बन। ठीक है ना, 4 कार्बन के बीच, तो ये आपका सैचुरेटेड में आ जाता है। ठीक है, तो 1 और 2 सैचुरेटेड में आ जाता है, जो लेकिन 3 होता है वो आपका इसमें आ जाता है अनसैचुरेटेड में। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इथीन होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर इथीन होगा। ठीक है ना। इथीन CH2 होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। एक बार मैं और वेरीफाई कर लेता हूँ, इसका यही आंसर था ना, क्योंकि वैसे तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का फार्मूला है, ये डबल बॉन्ड आ गया आपका। ठीक है ना। तो ये आपका अनसैचुरेटेड में आता है। अच्छा यहाँ मैंने कुछ बोला है शायद कि सिंगल बॉन्ड में नहीं, सिंगल बॉन्ड वाला आपका सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड से ही आ जाएगा अनसैचुरेटेड, जो कि इथीन होगा आपका। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। अच्छा ये देखिए कि खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछ लिया है, काफ़ी आसान होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला देखिए क्या होता है, कौन किसको खा रहा है एक उसमें चलते हैं। ठीक है ना। देखिए जो राइट साइड में होता है वो लेफ्ट वाले को खाता हुआ अगर नज़र आता है तो वो आपका खाद्य श्रृंखला का पार्ट होता है। बकरी गाय, क्या गाय बकरी को खा सकती है, नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया।
घास बकरी, बिल्कुल बकरी जो है घास खा सकती है, फिर बकरी के बाद और इंसान, इंसान बकरी को खा सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए घास गेहूँ, गेहूँ घास को खाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसका बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 131 में क्या कह रहा है, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? नगण्य का मतलब ना के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन भी द्रव्यमान रखता है, इलेक्ट्रॉन भी द्रव्यमान रखता है, तो यहाँ पे न्यूट्रिनो जो होगा वो नगण्य उसका द्रव्यमान माना जाता है। तो ये चारों ही द्रव्यमान रखते हैं, तो इनको नगण्य नहीं मान सकते, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर के लिए, ठीक है ना। 131 तक हम लोगों ने कर लिया है। अगला देखते हैं हम लोग, बहुत आसान सा ये भी दिख रहा है, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है लाइकेन किस वायु प्रदूषक का प्रति संवेदनशील है? लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषक में अगर संवेदनशीलता की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है, SO2 के लिए होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कहीं दिया है क्या? ये रहा सी ऑप्शन। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए लाइकेन जो होता है प्रदूषक होता है, संवेदनशील होता है, ठीक है ना। 132 हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए 133, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत आसान सा देख रही है, कह रहा है ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन का कार्यात्मक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? नोन, कीटोन। आप लोगों को ये सिखाया गया है कि नोन जो आता है ब्यूटेनोन, ओन ओन शब्द जुड़ गया लास्ट में ना, तो फंक्शनल ग्रुप इसका कीटोन से आता है, कीटोन ओन लगता है, ठीक है ना। तो ये ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। एल्डिहाइड हो या चाहता ही होगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं होगा, ये ही ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 134 की तरफ, इधर है। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत प्यार से चीजें दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन में देखिए क्या होता है, कई सारे टाइप के होते हैं, उनके कई कई अपने अपने गुण होते हैं। लचीलापन उन किसकी वजह से आता है, डेवलपमेंट किसकी वजह से आता है, साइटोकाइनिन भी है, गिबरेलिन भी, सॉरी गिबरेलिन भी है, आपका ऑक्सिन भी है, ये सारे के सारे ही आपके पौधों के क्या है, हार्मोन है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, समझ गए। चलिए डिटेल में मैं बताना चाहता लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि कौन सा किसका क्या गुण होता है। ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपका साइंस के ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए महापैक लेके आने वाला हूँ, उसमें चैप्टर वाइज डिटेल में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा बिल्कुल डिटेल में, और साथ में ट्रिक्स और बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ये जान जाइए कि हम लोग जो है एक एग्ज़ाम से पहले माइंड मैप देते हैं, तो आप लोगों की थोड़ा सा मैं नहीं ध्यान दे पाया था बीपीएससी वालों का। आगे से जो बीपीएससी का टीआरई 4 होने वाला है उसमें आप देखिएगा कितना बढ़िया से हम चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और मैं हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप, शॉर्ट नोट और फार्मूला चार्ट ये सब बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए बीपीएससी के लिए भी, ठीक है। चलिए देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर लगभग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये रहा 9.8, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 देखिए आप सॉल्यूशन की सहूलियत के लिए लेते हैं, या आंसर में मत करिएगा, और 6.4 का तो मतलब ही नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ें, आई थिंक चीज़ें अच्छी लग रही होंगी आगे आपको, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है? लोहा एक देखिए धातु है, ठीक है ना, मेटल और प्लस HCl एक एसिड है, एसिड, ठीक है ना। तो इनकी क्रिया कराई जा रही है, भरा जाता है तो अम्ल के मिलाया जाता तो क्या होगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, एसिड से क्रिया करके क्या बनाती हैं, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है ना। क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस तो नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है क्योंकि ये धातु है आयरन, ठीक है ना। कह रहा है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस निकालना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और अगर इसका परीक्षण किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉप का साउंड देता है, ठीक है ना, पॉप का साउंड इस पर आता है। तो यही आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये सारी चीज़ें आप लोग करके आए हैं इसी तरीके से। अच्छा ये देखिए बहुत अच्छा है, कह रहे सेल की खोज मतलब कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखिए जो मृत सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले, ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि डीएनए का द्विकुंडलित की कोशिका का द्विकुंडलित, सॉरी डीएनए का द्विकुंडलित होता है, वाटसन एंड क्रिक आ जाता है वहाँ पे आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे इसका जो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया था, ये 1665 में इन्होंने इसका खोज किया था, ठीक है ना। 137 हो गया आपका। अब 138 पे आ जाते हैं।
ये भी काफ़ी आसान फिजिक्स का पार्ट है। एक कह रहा है एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत चाल, सिंपल हो गया, एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो ये हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर अपान कितना समय लिया टाइम, तो 4 घंटे, 4 पच्चे 20, तो 50 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें दे रखा है, ठीक है ना। चलिए इसीलिए देखिए, इससे आप लोगों को एक चीज़ ये सीखने को मिलता है कि जो टीचर लोग कई बार यूट्यूब पे डराते हैं कोर्स बेचने के चक्कर में कि बहुत टफ आएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जिस स्टैंडर्ड के टीचर बनने जा रहे हैं उसी स्टैंडर्ड के लेवल या उससे थोड़ा सा एक क्लास अपर, 1-2 क्लास अपर आपसे पूछा जा सकता है, मुश्किल से मुश्किल 10th क्लास तक का, ठीक है ना। तो आप उन्हीं की तैयारी अच्छे से NCERT लेवल, PYQ, ये सारी चीज़ें तैयार करिए। और हम लोग पूरी NCERT क्लास 6 बिल्कुल बेसिक से लेकर के इन्वायरमेंट, जहाँ क्लास 6 से लेकर के 10th तक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाले हैं आपको इसमें विज्ञान के महापैक में, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए 139 में क्या कह रहा है, मनुष्य में गुर्दा किसके तंत्र का हिस्सा है। देखिए एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन तंत्र का ये हिस्सा होता है। किडनी आप लोग देखते होंगे कि पेशाब को छानने का काम करता है, किडनी की बात कर रहा है। उत्सर्जन के लिए, श्वसन नहीं है, मल त्यागन, पोषण भी नहीं है। मल त्यागन देखिए इसमें नहीं आना चाहिए। वैसे कुछ बच्चे इसका आंसर मल त्यागन करके आए होंगे क्योंकि ये भी उत्सर्जन, लेकिन इसमें जो आता है यूरिन डिस्चार्ज से रिलेटेड होता है और मल त्यागन दूसरी कैटेगरी में चला जाता है। ये भी आंसर होप्सो कट जाना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। इसमें से आएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं आंसर इसका करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। ठोस की विशेषता नहीं है वो पूछ रहा है। पहला, अणु बारीकी से पैक होते, बिल्कुल, जैसे ये पेन ठोस है तो इसके अणु बहुत पास पास बहुत बारीकी से सेट होते हैं, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। कहते हैं आसानी से बहने की क्षमता, नहीं, आसानी से बहने की क्षमता होती है फ्लूइड में, मतलब उसमें लिक्विड में, ठीक है, और गैस में, तो ये गलत है और यही आपका आंसर होगा। निश्चित आकार होता है, बिल्कुल, जैसे ये पेन ठोस से बना है तो इसका आकार निश्चित है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। 140 तक हो गया था, ये भी हो गया। 141 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति क्या होता है, पावर इक्वल तो होता है V × I, वोल्टेज में करंट का गुणा कर दीजिए तो ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ पे PI के फॉर्म में नहीं दे रखा है, VI के फॉर्म में तो दे रखा है, तो ये भी होगा आपका। और देखिए अगर V = आप लोग ओम्स लॉ से देखेंगे तो IR होता है, V की जगह I रख देंगे, अगर हम IR रख देंगे तो ये वाला एक और, तो I × I आपका I² R हो जाएगा, तो ये भी इसका ऑप्शन हो जाएगा I²R। लेकिन IR² कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने नहीं पूछा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत जल्दी में अगर बच्चे रहेंगे तो ये देखें कौन प्रतिनिधित्व करता है, पहले ही करता है, आंसर मार्क करके निकल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें सावधानी बरतनी होती है हमें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि स्पीड में करने के चक्कर में बहुत बार ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग भी कर देते होंगे, सारे लोगों से हो जाता है, इवन टीचर भी कर देंगे अगर एग्जाम में बैठ जाए तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पानी में थोड़ा सा पी लूँ, गला थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का विशिष्ट गुण है। देखिए एसिड का गुण क्या होता है, एसिड नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एक ट्रिक आप लोग याद रखना, अनिल से क्या होगा, अम्ल, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है। क्षार का उल्टा होता है बेलन, ये याद रखना, बेस लाल को नीला करता है। तो ये पूछ रहा है एसिड के बारे में, तो नीले लिटमस को लाल में करता है, ये आंसर हो सकता है। pH 7 से अधिक नहीं, 7 से अधिक तो क्षारी हो जाता है, ये गलत हो गया। लाल लिटमस को नीला करता है, ये गलत हो गया। तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोगों को एकदम याद होगा, ये हर टीचिंग एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट पेपर 1, 2 हर किसी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है।
तो देखिए ध्वनि की गति की अगर बात करते हैं सॉलिड में अधिकतम होती है, इसमें इसको माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और अगर इसका कंपैरिजन से भी क्वेश्चन आता है कि लाइट और साउंड में कौन सबसे स्पीड है, तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है ध्वनि से। इसका परीक्षण के लिए आप लोग देख सकते हैं आसमान में जब बिजली कड़कती है, ठीक है ना, तो लाइट पहले आ जाती है ज़मीन पे, लेकिन कड़कड़ाहट की आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, इसलिए ध्वनि की चाल स्लो होती है लाइट से, ठीक है। तो ठोस में सबसे अधिक होगी तो इस्पात ही है, जो ठोस अवस्था में पानी गलत, वायु गलत, ये कम होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्वाधिक किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, अधिकतम इस्पात में होगी, बिल्कुल। अच्छा अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 में देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं। पर्यावरण अनुकूलन का मतलब आप ऐसे काम करो जिससे पर्यावरण को फायदा हो, ना कि पर्यावरण का नुकसान हो, तो वो सारे अनुकूलन में आते हैं, ठीक है, फेवर में लिए जाते हैं। ऑप्शन कह रहा है आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल ले जाती हैं, बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण को कम करती हैं, ये भी सही आंसर है, ठीक है, कोई नहीं, गलत क्यों कर रहा हूँ। कह रहा है अनावश्यक लाइटें और पंखे बंद करना, ये भी सपोर्टिव आंसर है, पर्यावरण में सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। खरीद एक से ज़्यादा तो वैसे भी आंसर यहीं से पता चल गया। कह रहे खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ ले जाएं अपना, ये भी पर्यावरण में सपोर्ट करता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग 145, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक स्थिर स्थिति से शुरू करते हुए, देखिए जब स्थिर स्थिति से शुरू करने की बात होती है तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। राहुल 30 सेकंड में, टाइम दे रखा है आपको 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वी आपका आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 6 पे पहुंच गया, करने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वेग तेज हो जाए, तेज नहीं, वेग स्लो हो जाए, यहाँ होना चाहिए। अगले 5 सेकंड में साइकिल की गति घटकर 4 हो जाए, ठीक है ना। चलो तो अब दूसरी कंडीशन में V2 वेलोसिटी जो है उसने फाइनल वेलोसिटी को 4 कर दिया, घटा करके ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण क्या होता है। देखिए त्वरण क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V माइनस यू, वेलोसिटी में चेंजेस अपन टाइम होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा आपका सोल्यूशन में इधर ही कर दूँ, अच्छा यहीं कर देता हूँ। पहली कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, देखिए वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 6 माइनस 0 बटा टाइम कितना लिया, इतना परिवर्तन में 3 टाइम लिया, तो 30 सेकंड लिया, ये हो गया। तो 6 बटा 30, तो काटोगे तो 1/5 आ जाएगा, 1/5 आप काटोगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला ही बी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही आपका एक ही से चेक हो गया कि बी ऑप्शन ही होगा, पर इसको भी चेक कर लेते हैं रिटार्डेशन वाले कंडीशन को। कह रहा है कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन तब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अब 4 हो गई, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 4 में से 6 माइनस करोगे, कितना समय लिया उसने, 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक करने में टाइम लिया, 5 सेकंड में ब्रेक लगाया तो 5 हो जाएगा। तो ये -2/5 आ जाएगा, तो 10.20 हो गया, 5 चौक 20, तो -4 रिटार्डेशन बताएगा, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपको ये भी दे सकता था रिटार्डेशन लिख देता माइनस ना लगा करके। तो कुल मिला के इसका जो बी ऑप्शन आ रहा है ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है पराग कोश में शामिल है परागकण, बीजाणु, बाह्यदल। बाह्यदल ये नहीं शामिल होता, बीजाणु भी नहीं शामिल होता, परागकण होता है। पराग कोश के अंदर परागकण छोटे छोटे बारीक कण दिखते हैं, आप लोग देखते होंगे, सुबह सुबह जाएंगे पुष्प में देखोगे छोटे छोटे कण होते हैं, अगर शीत का मौसम है तो आपके हाथों में भी चिपक जाते हैं, वो होते हैं परागकण, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 148 है, और आप लोग तैयार रहिएगा। अभी देखिए मैंने मैथ का सॉल्यूशन नहीं कराया, मैथ का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा बिल्कुल जादुई तरीके से, जादुई सॉल्यूशन उसका होगा। जादुई सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ, सीधा ऑप्शन हिट करते हैं हम लोग, और शॉर्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, लास्ट डिजिट मेथड, कैलकुलेशन का DS डिजिटल सम लगाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखेंगे भी, ठीक है। आंसर तो आप लोगों तक पहुँच ही गया होगा क्योंकि मैं लेट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, तो आंसर आप लोगों को सारे पता हो गए होंगे, बहुत लोगों ने आंसर बता दिए हैं, लेकिन उनको सॉल्यूशन कैसे करना है सटीक वे में वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर जनित का मतलब होता है जो वाहक होते हैं, वाहक, वाहक मतलब जिसको किसी के माध्यम से जो फैले। तो देखिए यक्षमा, डेंगू जो होता है ये भी वायरल डिजीज है, तो वायरस की वजह से फैलता है एक से दूसरे में। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। तो ये दोनों तो वेक्टर नहीं आता, मतलब ये वेक्टर होते हैं, इसमें नहीं पूछा है आंसर। तो यक्षमा जो होता है ये जो आ जाएगा आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी के जनित की जरूरत नहीं होती है, किसी वाहक की जरूरत नहीं होती है। तो 148 का जो क्वेश्चन नंबर है आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यक्षमा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिजिक्स का बहुत अच्छा सा आसान सा क्वेश्चन। कह रहा है क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है। देखिए दो माध्यम की बात कर रहा है, अगर ये एयर हो गया और ये ग्लास हो गया, तो देखिए इसके माध्यम से ये नॉर्मल होता है, इसका नॉर्मल होता है जिसको अभिलंब बोलते हैं। जब भी कोई रे आती है, इस तरह से मान लो ये रे आई, तो जब ये एयर मतलब सघन से विरल से सघन, ये माध्यम विरल होता है, विरल और ये सघन, ठीक है ना। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल ये रहा ना, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ऐसा समझो कि जो सघन माध्यम होता है थोड़ा टाइट होता है, चाहे टाइट होने की वजह से ये इसकी तरफ झुकता है, नॉर्मल की तरफ। तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे ऐसे चली जाती, लेकिन ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगी कि इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की ओर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलोगे अभिलंब की ओर या सामान्य की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन गलत, यह सामान्य से दूर नहीं जाएगी। इसने अगर ये कांच से एयर में जाती तो दूर जाती है, सघन से विरल में। तो यहाँ पे कह रहा है सामान्य की ओर झुकता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। देखिए कोशिका की झिल्ली का दूसरा नाम भी होता है और प्लाज्मा झिल्ली भी इसे बोलते हैं, तो इसका प्लाज्मा झिल्ली ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति पहली बात तो जंतु में नहीं पाई जाती, ये केवल और केवल पौधों में पाई जाती है। और यही डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है कि जंतु और पौधों की कोशिका में कौन है जो सेपरेट का काम करता है, तो वो यही होता है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य क्या होता है वो आपको पता होगा, जो द्रव होता है इसको आकार को मेंटेन करने के लिए कोशिका के बीच में लबलबा पदार्थ होता है, वो कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आपको जो आंसर हो जाएगा 150 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, आप लोग अपना आंसर मैच भी कर लिए होंगे। तो आपके इस चैनल पे बहुत जल्दी मैं TRE 4 का बैच लेके आने वाला हूँ, मैथ साइंस का बिल्कुल डिटेल में। आप मतलब प्राइमरी का दे लेना, आप 6 to 8 का दे लेना, इवन आपको 10th स्टैंडर्ड के भी एग्जाम्स दे लेना, एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और प्लस साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या देने वाला हूँ, फुल डिटेल हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ। 3 एग्जाम के आपके पास हमारे नोट्स जो तैयार हो रहे हैं, 3 एग्जाम्स के तैयार हो रहे हैं। एक तो आपका सीटेट पेपर 1 पेपर 2 का, दूसरा सुपर टेट का तैयार हो रहा है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 मतलब प्राइमरी और 6 स्टैंडर्ड का, तीसरा बिहार के एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। और अभी सोच रहे हैं हम लोग KVS के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें पहले राउंड में जो हम देंगे, अपने जितने बच्चे उस पेपर को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद आज शाम को या फिर कल अगर टाइम लगता है तो बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा इसके मैथ वाले पोर्शन का, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह के सॉल्यूशन आप लोग कम ही करते हैं, बहुत बच्चे उस तरह के सॉल्यूशन नहीं करते हैं, डिटेल में जाते हैं, तो कुछ नया सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेज में, ठीक है। तो और कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो तो नहीं, कमेंट में मैं तो आप लोगों का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।